इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू मरने वाला है। उसे प्रोस्टेट कैंसर हो गया है और सोशल मीडिया पे धूम मची हुई है। लोग जगह जगह पर मीम्स लगा रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये बात अपनी जगह कायम है कि अखलाक का तकाजा ये है कि किसी की मौत पर या किसी की बीमारी पर खुशी नहीं मनानी चाहिए। आई टोटली गेट दैट। वो कहते हैं ना कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सज्जन भी एक दिन मर जाना है। बट सवाल ये है कि ये वो आदमी है कि जिसके दौर में तूफान अक्सा हुआ, कि वो आदमी है कि जिसकी वजह से लाखों जानें जाया हुई, कि वो आदमी है जिसकी वजह से गज्जा में हजारों की तादाद में बच्चों को शहीद किया गया। ये वो आदमी है जो आज भी लेबनान के ऊपर अटैक जारी किए हुए है। ये वो आदमी है जिसकी वजह से ईरान की 2 बार जंग मुसल्लत हुई। ये वो आदमी है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इकोनॉमिक टर्मोइल चल रहा है। ये वो आदमी है जिसने पाकिस्तान को धमकी दी। ये वो आदमी है कि जिसने अपनी गलत निगाहें इस वक्त तुर्की की तरफ रखी हुई हैं। इस आदमी की ये जो प्रोस्टेट कैंसर की कहानी है, ये इस वक्त मंजर आम पर क्यों आ रही है? ये खामोशी भी तो रखी जा सकती थी। अगर बीमारी का इलाज हो चुका था तो उसको छुपाया भी जा सकता था। विद इन फेक स्टेट कहानी क्या चल रही है, दैट वुड बी एन इंपॉर्टेंट टेंजेंट टू डिस्कस। लेकिन साथ ही साथ आप ये देखते हैं कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची पाकिस्तान में, और आज उनकी मुलाकात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से हो चुकी है। और उसके बाद इन्होंने ओमान जाना है, इन्होंने रशिया जाना है, क्योंकि कुछ तो गारंटीज हैं जो सिर्फ ईरान नहीं मान रहा। ईरान चाहता है कि गारंटियां मिले, लेकिन ईरान के अलावा गल्फ कंट्रीज भी हैं जिन्हें गारंटीज चाहिए। अब ये गारंटीज किसको चाहिए, क्यों चाहिए, और ये कौन सी गारंटीज है जो पाकिस्तान भी नहीं दे सकता? और आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि क्या सीज फायर हो जाएगा? क्या इस दुनिया में एक बार फिर अमन हो जाएगा? क्या ये दुनिया सुकून का सांस लेगी? क्या पेट्रोल की कीमतें पूरी दुनिया में नीचे आ जाएंगी? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज फायर के फ्रेमवर्क की कहानी शुरू होती है 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को दोनों मुल्कों के दरमियान एक फ्रेमवर्क एग्री हो गया, जिसके बारे में दुनिया जहान के मीडिया ने आपको रिपोर्ट भी किया। उस फ्रेमवर्क की 3 इंपॉर्टेंट कहानियां। पहली चीज ये कि हॉस्टिलिटीज को कम किया जाएगा, दूसरी ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रीओपन किया जाएगा, और तीसरी ये कि अगले 15 से 20 दिन के दरमियान नेगोशिएशन को फाइनलाइज कर लिया जाएगा। लेकिन फिर आपने देखा कि हुआ क्या? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर, यूएस प्रेसिडेंट के कहने पर ब्लॉकेड शुरू कर दिया। यानी ब्लॉकेड शुरू करके इस डील की जो मेजर बातें थी उन्हीं को वायलेट करना शुरू कर दिया। और ईरान ने जोर दिया कि अगर ये नेवल ब्लॉकेड जारी रहेगा तो हम टेबल टॉक्स करने को तैयार नहीं है, जो कि टेक्निकली बड़ी माकूल बात है, क्योंकि जो आपने बातें एग्री की होती हैं आप उनसे मुनहरिफ नहीं होते। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि 31 वेसल्स की डायरेक्शन चेंज कर दी गई है, उनका कोर्स ऑफ एक्शन बदल दिया गया है। यानी ब्लॉकेड अपनी जगह जारी है, और इसको एनपीआर ने भी रिपोर्ट किया। लेकिन कितने ही ऐसे जहाज हैं जो अपने रिस्पॉन्डर्स बंद करके अमेरिका के इस ब्लॉकेड के पास से, अमेरिकन जहाजों के पास से निकल रहे हैं। यानी जितना इफेक्टिव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ब्लॉकेड है ईरान की तरफ से, उतनी इफेक्टिव अमेरिका की ब्लॉकेड नहीं है। लेकिन ये पहली गलती थी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने की, कि जिसकी वजह से ये डील अभी तक नहीं हो पा रही। लेकिन इसके बाद एक और गलती है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने की। ईरान ने जोर दिया, पाकिस्तान को मीडिएटर बनाया इस शर्त पे कि लेबनान के अंदर भी सीज फायर होगा। लेकिन अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि लेबनान के अंदर लड़ाई तो अभी भी जारी है और अभी भी मिसाइल्स गिराए जा रहे हैं। यानी फेक कंट्री अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, और ईरान ने जोर दिया कि जब तक लेबनान के अंदर भी सीज फायर नहीं होगा
कोई डील पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकती। और ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की और फेक स्टेट की दूसरी गलती। इस सारे फियास्को को लेकर चैथम हाउस ने रिपोर्ट किया है कि इस पूरी कहानी के अंदर फेक स्टेट इंतहाई स्केप्टिकल है और वो कहता है कि ये डील करके तो दिखाओ, क्योंकि इसराइल को 3 चीजें चाहिए। फेक स्टेट कहती है कि पहली चीज मुझे ये चाहिए कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम पूरे का पूरा डिसमेंटल किया जाए। वेल, डजंट सीम प्लॉजिबल। दूसरी चीज वो चाहता है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है न सिर्फ वो खत्म हो, इनसे यूरेनियम भी छीन लिया जाए, जिस पर ईरान का पॉइंट है कि ये हमारा बुनियादी हक है। और तीसरी चीज वो ये चाहता है कि जो रीजनल रीच है उसे इंटैक्ट किया जाए, यानी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को खत्म किया जाए। और ये तीनों वो बातें हैं जो ना होने वाली हैं। इसलिए आपको याद होगा कि मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर आपको तफसील से बताया था कि अगर नेगोशिएशन की कहानी टूटती है तो वो टूटेगी 2 चीजों पर, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस पर, लेकिन मेनली यूरेनियम की एनरिचमेंट के हवाले से। अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 3 गलतियां कर चुका है ईरान के साथ और फिर ये कहते हैं कि मुज़ाकरात क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे। इस पर मुझे एक लतीफ़ा याद आता है कि एक लड़का लड़की की शादी हो गई, रिश्ता अज़दवाज में बंध गए, हनीमून पर किसी पहाड़ी इलाके में चले गए। वहां जाकर देखा तो घोड़ों की सैर करा रहे थे। उन्होंने घोड़े वाले को पैसे दिए, जो बीवी थी वो एक घोड़े पर बैठ गई, जो हस्बैंड था वो एक और घोड़े पर बैठ गया। जिस घोड़े पर बीवी बैठी थी वो थोड़ा तेज तेज चलना शुरू हो गया, तो बीवी ने घोड़े के कान में कहा कि ये तुम्हारी पहली गलती है। घोड़े को बात समझ नहीं आई, घोड़ा तेज तेज दौड़ना शुरू हो गया। बीवी ने दोबारा कहा घोड़े को, ये तुम्हारी दूसरी गलती है। फिर घोड़े से उतरी, अपना पर्स खोला, बंदूक निकाली और घोड़े को गोली मार दी। घोड़ा मर गया। अब ये सब कुछ देखकर जो हस्बैंड था वो पागल हो गया कि क्या क्या हरकत क्या की है इसने घोड़े को मार दिया है। तो वो अपने घोड़े से उतरा और अपनी बीवी से कहने लगा तुम पागल हो कि तुमने किया क्या है। इस पर उसकी बीवी ने कहा ये तुम्हारी पहली गलती है। और उसके बाद उन दोनों मियाँ बीवी में जिंदगी भर कभी लड़ाई नहीं हुई। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 3 गलतियां कर चुका है। अब देखना है कि कहानी में अमन कहां एंटर होता है। इसी दौरान फेक स्टेट के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की एक ट्वीट आती है और मीडिया पर रिपोर्ट होती है कि नेतन्याहू कहता ये है कि मुझे प्रोस्टेट कैंसर हो गया था, छोटा सा ट्यूमर था, मैंने अपना इलाज करा लिया है, लेकिन मैंने ये खबर दबा कर रखी है और 2 महीने तक किसी को पता नहीं चलने दिया है ताकि ईरान इसको प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल ना कर ले। सोशल मीडिया पे धूम मची हुई है, सोशल मीडिया पे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि फाइनली ये मरने के करीब पहुंच चुका है। पर मेरा एक सवाल है, Certainly, I'm not talking about कि कैंसर हुआ था या कैंसर नहीं हुआ था, कैंसर क्यों हुआ था, मरने वाला है या नहीं मरने वाला, दैट्स बिलो आवर स्टैचर के हम इस किस्म की बात करें। लेकिन बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर तो आपने अपना इलाज करा लिया था तो ये बात इतनी शोर के साथ दुनिया को बताने की ज़रूरत अब क्यों महसूस हुई? अब क्या ज़रूरत थी आपको इसको हाईलाइट करने की? उसके जो प्लॉजिबल रीज़न समझ में आते हैं वो ये कि इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू को इंतहा दर्जे की ऑपोजिशन फेस करनी पड़ रही है अपने ही मुल्क के अंदर। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि फेक स्टेट की आवाम इस कदर नाराज है बेंजामिन नेतन्याहू से कि वो कहते हैं कि इसराइल ने एक काम करना था कि ईरान को स्ट्रेटेजिकली तबाह बर्बाद करना था, लेकिन किया क्या? ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम मजीद मजबूत कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर ईरान की पकड़ को मजीद ताकत दे दी गई और ईरान का स्ट्रेटेजिक लेवरेज पूरी दुनिया पर इस्टेब्लिश कर दिया गया। ये करने के लिए आए थे या ये करने के लिए हमसे वोट लिए थे? ये करने के लिए नेतन्याहू वजीर आजम बना था। सख्त किस्म की ऑपोजिशन है और एट द सेम टाइम्स बीबी फाइल्स का केस भी चल रहा है। सो बेंजामिन नेतन्याहू अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरा ख्याल है और लाजमी नहीं कि आप मेरी बात से मुत्तफिक हो, वो ये कि बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त सिंपैथी वोट गेन करने की कोशिश कर रहा है अपनी आवाम के सामने। इसराइल के अंदर जो इसराइल की ऑपोजिशन पार्टी है लैपिड कहते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक वॉर नहीं है, ये नेतन्याहू का स्ट्रेटेजिक फेलियर है। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है अल जजीरा की जो आपके लिए बड़ी मैटर करती है कि इसराइल की फेक स्टेट की आवाम किस किस्म की है। वहां पर एक रिसेंटली पोल कराया गया और 61% इसराइलीज ने कहा कि वो अपोज करते हैं सीज फायर को।
61% आबादी कहती है कि सीज फायर नहीं होना चाहिए, हमें तो जंग चाहिए। और 73% लोगों ने कहा है कि हमें जंग इसी साल चाहिए, हम पीछे इंतजार नहीं कर सकते, हम इतना वेट नहीं कर सकते और ये जंग फौरन चलनी चाहिए। इसके अलावा 69% लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि लेबनान के अंदर जो मिलिट्री ऑपरेशन फेक स्टेट कर रही है वो जारी रहना चाहिए। किस किस्म के घटिया लोग हैं, किस किस्म के नस्ल परस्त लोग हैं, किस किस्म के दहशतगर्द ये लोग हैं कि ये बंदूकें लेकर अपने पब्लिक पार्क्स में, अपनी मॉल्स में घूमते हैं और कैसे ये फ़लस्तीनियों को ज़ोदोकोप करते हैं। और यहाँ पर आपके सामने आज ही के दिन में एक और रिपोर्ट भी आ रही है कि जहाँ पर आप ये देखते हैं कि वो इंडियंस के जिनका ताल्लुक वियतनाम से है, फिलीपींस से है, फार ईस्ट से है, उन लोगों को फेक स्टेट में लाया जा रहा है और शोर किया जा रहा है कि जो प्रॉमिस्ड लैंड थी उसमें अहले यहूद वापस आ रहे हैं। ये वो गरीब लोग हैं कि जिनका फारी इसमें कुछ नहीं बन पा रहा था, जिनकी ज़िंदगी में उनके पास पैसे नहीं थे ज़िंदगी गुजारने के लिए, उनको ला ला कर आप जंग में झोंकते हैं और दुनिया के सामने कहते हैं कि प्रॉमिस्ड लैंड के अंदर दुनिया वापस आ रही है। तुफ है आपकी सोच पर। अब आखिर में देखते हैं कि क्या लगता है, क्या होने वाला है। आस होगी कि आसरा होगा, आने वाले दिनों में क्या होगा। इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ईरान से पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में उनकी मुलाकात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से हो गई है, लेकिन इसके बाद उन्होंने ओमान भी जाना है और उन्होंने रशिया भी जाना है। और ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी की टीम्स पाकिस्तान में हैं, जेडी वैंस स्टैंड बाय पर हैं और किसी भी लम्हे उड़ान भरेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अरागची मॉस्को क्यों जा रहे हैं, क्योंकि कुछ तो है जो ईरान को चाहिए जो पाकिस्तान नहीं दे सकता। अब इस कहानी को समझना आपने ऐसे है, और ये बड़ा मज़ेदार एक पिरामिड है, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑक्सीमोरॉन है कि एट द सेम टाइम गल्फ कंट्रीज कहते हैं कि हमें गारंटी चाहिए कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे और हमारे शिपिंग रूट्स पर अटैक नहीं होगा, और ये गारंटी हमें ईरान से चाहिए। ईरान कहता है वो बात तो ठीक है, लेकिन जून 2025 में भी मुझ पर अटैक हुआ, इस साल भी ये जंग अभी तक जारी है, मेरी सरजमीन पर दोबारा अटैक नहीं होगा, मुझे ये गारंटी चाहिए और मुझे ये गारंटी अमेरिका से चाहिए। अमेरिका कहता है कि ईरान टेबल टॉक्स के लिए टेबल पर मौजूद होगा, मुझे ये गारंटी पाकिस्तान से चाहिए। पाकिस्तान कहता है कि जब कोई टेबल टॉक के लिए यहाँ आए, मेरे मेहमान यहाँ आए, तो उन पर अटैक नहीं होगा, मुझे ये गारंटी इसराइल से चाहिए। इसराइल कहता है कि हिजबुल्लाह इनएक्टिव होगा, मुझे ये गारंटी ईरान से चाहिए। व्हाट अ विशियस सर्कल वी हैव क्रिएटेड इन दिस वर्ल्ड। और इसकी ऑक्सीमोरॉन का लेवल यहाँ से चेक करें कि एट द सेम टाइम आप ये देखते हैं कि ईरान कहता है कि ब्लॉकेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हटाएगा तो नेगोशिएशन होगी, और अमेरिका कहता है नेगोशिएशन होगी तो मैं ब्लॉकेड हटाऊंगा। व्हाट अ विशियस सर्कल। और इसको यहाँ से देखिए कि हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी रिपोर्ट करती है कि अजीब कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ अमेरिका कहता है कि मैंने तो पिछले साल ही यूरेनियम के जो ज़खायर थे उनको तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन इस साल मुझे ईरान से वो यूरेनियम जो अफजुर्दा हो चुका है वो वापस चाहिए। किस बात पर यकीन रखें और किस बात पर यकीन ना करें। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वो है चैथम हाउस के हवाले से। चैथम हाउस का कहना ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी फोर्सेस को रीजन में बिल्टअप कर रहा है एक रिन्यूड एस्केलेशन के लिए, और अमेरिका टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है कि वो अपनी फौजें रीजन में पहुंचा दे। तो जहां हम सोचते हैं कि इस दुनिया में अमन हो सकेगा, वो कौन सा अमन है जो होगा, वो कौन सा अमन है जो हक और बातिल के दरमियान मुमकिन है। ना कोई अमन था, ना कोई अमन है। और मेरी नज़र में अगर एक सीज फायर की डील हो जाती है, एक पीस डील तक साइन हो जाती है, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि अमन कायम हो सकेगा। रही बात दुनिया जहान में ऑयल की और फ्यूल प्राइसेस की और महंगाई की, तो वो बढ़ रही है, और अगले 2 से 3 हफ्ते में अगर ये पीस डील साइन नहीं होती तो दुनिया जहान की इकोनॉमीज
बोलना शुरू हो जाएंगी और दुनिया के लिए सर्वाइव करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में जितने रिजर्व्स थे ऑयल के वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, जिसको इंशाल्लाह मैं कवर करूंगा अपनी आने वाली अगली वीडियो में। लिहाजा शायर जो कहता है ना कि कौन कहता है गरीबों की भलाई होगी, ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हम गरीबों पे अमीरों का अभी तकिया है, हम गरीबों की अभी और पिटाई होगी।